हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस लेक्चर में आप फिर देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस का ये लेक्चर 7 होगा। यह बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। कुछ बच्चे कमेंट करके लिखे थे सर सीबीएसई का अलग से वीडियो बनाइए, तो हम कहना चाहेंगे कि दोनों का पैटर्न भले अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन का टाइप पूछने का तौर तरीका लगभग सेम है। इसीलिए यह वीडियो दोनों ही बोर्ड के लिए समान रूप से उपयोगी है। उम्मीद है कि इसके पहले जो 6 लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 38 तक बनाया गया है या बताया गया है उसे आप अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लिए होंगे। आज हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। आज के इस लेक्चर में हम उसी सवाल को उठाएंगे जो लगातार बिहार बोर्ड पूछते आ रहा है। नया टाइप के सवाल को हम नहीं उठाएंगे, जो पूछते आ रहा है 2020 से 23 तक जो पैटर्न इसका रहा है उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए उसी टाइप के सवाल को आज हम उठा रहे हैं। तो बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए उठाए हैं डिफरेंशिएशन से। इस टाइप के सवाल लगातार बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जाते रहे हैं। सीबीएसई में भी इस टाइप का सवाल 2 नंबर में पूछे जाता रहा है। तो देखिए इसको कैसे आप एग्जाम में लिखेंगे। क्वेश्चन है इफ़ y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ रूट कॉस एक्स देन फाइंड dy बाई डी एक्स। इस सवाल को बनाने के लिए आप या तो डायरेक्ट चेन रूल लगा सकते हैं या फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से बना सकते हैं। फंक्शन ऑफ फंक्शन से बनाने पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चेन रूल लगाने से भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। हम आपको दोनों तरीके से बना देते हैं। पहले हम इसको बताते हैं बाय मेथड यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन से। तो हम cos x को कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए कि u बराबर है आपका cos x। अब u को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। नाउ अब आप देखिए कि बाई जो आपका था वो क्या बदल गया, ये हो गया साइन ऑफ रूट u। साइन ऑफ रूट u। u क्यों हो गया? क्योंकि cos x को हमने रिप्लेस कर दिया है u से। अब इस रूट u को आप कुछ मान लीजिए। मान लेते हैं कि ये v बराबर है रूट u। अब आप v को डिफरेंशिएट करेंगे u के रिस्पेक्ट में, तो dv बाई डी यू बराबर होगा 1/2 रूट u, यानी 1/2 रूट u को आप पुनः रिप्लेस कर दीजिए cos x से। ये हो गया dv बाई डी यू। नाउ फिर लिखेंगे आप नाउ, यानी अब सवाल क्या बदल गया, अब हो गया सवाल y इज इक्वल्स टू साइन और रूट u के जगह पर हो गया आपका v। रूट u को रिप्लेस कर दीजिए v से। अब ये y का डिफरेंशिएशन होगा v के रेस्पेक्ट में, यानी dy अपॉन dv बराबर होगा साइन v का डेरिवेटिव cos v। और आप जानते हैं कि v को आपने रिप्लेस किया है रूट u से और आप u को भी रिप्लेस कर दिए हैं किस चीज़ से भाई, तो cos x से। ये तो निकला dy बाई डी भी, पर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, नीचे से चलेंगे dy बाई डी भी इंटू डी भी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। यही रिजल्ट चेन रूल कहलाता है। आप डायरेक्ट इसे भी बना सकते थे। तो dy बाई डी भी आपको क्या मिल गया, cos ऑफ अंडर रूट cos x। dv बाई डी यू मिला था 1/2 रूट cos x और du बाई डी एक्स मिल गया था आपको माइनस ऑफ साइन x। अब इसको आप अरेंज कर लीजिए। हाँ, यहाँ पर ये गलती आप मत कीजिएगा कि रूट cos x से रूट cos x काट दें। ये cos का एंगल है, इसलिए इसका कैंसिलेशन नहीं पॉसिबल है। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दीजिए। तो आंसर हो जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट कॉस एक्स। अब जहाँ तक चेन रूल की बात है तो चेन रूल में आप डायरेक्ट इसी तरह से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले कॉस का डिफरेंशिएशन, पहले यहाँ से देखिए डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए पहले साइन का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा कॉस रूट कॉस एक्स, फिर रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स और फिर कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। उसी रिजल्ट को यहाँ लिख दिया गया है। उम्मीद है कि आप अच्छे से इस सवाल को सीख लिए होंगे।
एक बार और बनाइए और प्रयास कीजिएगा एग्जामिनेशन में कि इसी तरीके से बनाएं। वैसे आप चेन रूल से भी बना सकते हैं, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, दोनों में फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन फंक्शन ऑफ फंक्शन से बनाते हैं तो एग्जामिनर जो है कॉपी जो चेक करेगा उसका बहुत बढ़िया पॉजिटिव नज़रिया आपके ऊपर रहेगा, और कहीं एक आध नंबर अगर माइनस वगैरह में जाता है फुल मार्क्स लाने में तो वहाँ पर एक मर्सी दिखाया जा सकता है। फुल मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए आपको बाय प्रोसेस चलना होगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि चेन रूल से आप बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 के रूप में। क्वेश्चन नंबर 40 आपको देखिए मैट्रिक्स से उठाया गया है। इस टाइप के सवाल भी लगातार बोर्ड में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इनका भी रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन है इफ़ ए इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, -5, -4, 2। आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट a² - 5a - 14i इज इक्वल्स टू 0। आई मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स। तो इस सवाल को स्टेप बाय स्टेप आप कैसे एग्जाम में लिखेंगे समझिएगा, और इसी प्रकार से एग्जाम में लिखने का प्रयास कीजिएगा। पहले तो आपको निकाल देना है a²। ये a का पॉलिनोमियल हो गया, इसका मतलब हो गया a इंटू ए। अब आप a मैट्रिक्स को लिख दीजिए, ये हो जाएगा 3 -5 -4 2, और पुनः हो गया 3 -5 -4 2। अब देखिए मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में हमेशा पहले पॉसिबिलिटीज़ को चेक करते हैं, लेकिन जब सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाए तो देयर इज़ नो नीड टू चेक द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज। तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार बढ़िया से देख लीजिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले मैट्रिक्स का रो लेते हैं, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं। तो R1 को आप C1 से करेंगे, फिर R1 को C2 से करेंगे, R2 को C1 से करेंगे और R2 को C2 से करेंगे। गुना होगा जोड़ के रूप में, मल्टीप्लिकेशन इन द फॉर्म ऑफ एडिशन। कैसे होगा? R1 में है 3 और -5, C1 में है 3 और -4। ध्यान दीजिए ये -4 है, तो 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9, -5 इंटू -4 ये हो जाएगा +20। फिर 3 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 और 2 से, तो 3 इंटू -5 यानी -15, -4 -5 इंटू 2 यानी -10। यहाँ देखिए -4 इंटू 3 यानी -12, और 2 इंटू -4 यानी -8। फिर R2 को C2 से करेंगे तो -4 इंटू -5 यानी 20, 2 इंटू 2 यानी 4। कुछ गलत भी होगा तो आपको देखिएगा वो वेरीफाई ही नहीं होगा अगर सवाल सही है तो एक बार आपको चेक कर लेने की आवश्यकता है एग्जामिनेशन में। ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा -25, और ये हो जाएगा -20, और ये हो गया आपका 24। ये आपने क्या निकाल दिया? a²। यहाँ आप टिक लगा दिए। आप एग्जाम में इसको घेर भी सकते हैं क्योंकि आप एग्जामिनर को ये दिखा रहे होते हैं कि हमने a² निकाल दिया है। अब हम निकालते हैं 5 टाइम्स ऑफ a। 5 टाइम्स ऑफ a का मतलब क्या होता है मैट्रिक्स में? मैट्रिक्स में किसी स्केलर से गुना करना। तो जब आप मैट्रिक्स में स्केलर से गुना करते हैं तो मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है। और गुना कैसे करते हैं? तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। ए मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस बात का सीधा अर्थ यह हुआ कि ए मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 गुना मैट्रिक्स ए को हम पहले लिख देते हैं 3 -5 -4 और 2। तो आप प्रत्येक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 विथ निगेटिव साइन, 5 4 जा 20 विथ निगेटिव साइन, एंड 5 2 जा 10। और अब आप निकालेंगे 14i। 14i ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है जिसमें स्केलर के तौर पर 14 है और i के तौर पर है यूनिट मैट्रिक्स। अब ये यूनिट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो दिए हुए प्रॉब्लम के ऑर्डर के जैसा होता है। तो प्रॉब्लम का जो ऑर्डर है वो 2/2 है। इसका मतलब i जो हम मैट्रिक्स लेंगे उसका भी ऑर्डर 2/2 होगा, यानी 14 इंटू i का ऑर्डर होगा 1001। आइए इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ अब हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा था a² - 5a -
14i। अब आप देखिए सबके वैल्यू को पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर का जो वैल्यू था वो है, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, 29 माइनस 25 माइनस 20 और 24, ये आपका ए स्क्वायर था। 5a आपके पास था 15 माइनस 25 माइनस 20 और 10 माइनस 14i आपके सामने अभी भी है, 14 0 0 14। हो सकता है कुछ दिखने में आपको परेशानी हो रही होगी। हम बराबर कॉपी पर ही सवाल बनाते रहे हैं। इस ज़माने में भी स्मार्ट बोर्ड वगैरह भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। कभी कभी स्थिति ऐसा आएगा तो देखा जाएगा। अभी हम लोग उस स्थिति में नहीं है कि आपके सामने स्मार्ट बोर्ड का हम यूज कर सकें। तो चलिए कंटेंट से मतलब रखिए, ये इसको छोड़ देते हैं और ये दोनों देखिए माइनस है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा। तो आप इसको लिख दीजिए 29 माइनस 25 माइनस 20 और 24 माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो 15 और 24 29, माइनस 25 और 0 माइनस 25, माइनस 20 माइनस 0, 10 माइनस 14 यानी माइनस 4। अब दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन हो गया। तो दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन के लिए आपको सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, सेम ऑर्डर है ही, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा देंगे, यानी 29 में से 29 घटाएंगे मिलेगा 0, माइनस 25 माइनस माइनस 25 यानी माइनस 25 प्लस 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 0, माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 20 ये भी हो जाएगा 0, और 24 माइनस, यहाँ देखिए 10 और 14 था, ये 24 हो जाएगा, 10 और 14 जुड़ जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो 24 माइनस 24 ये प्लस में है, 10 और 10 24 प्लस में, तो माइनस 25 ये 24 माइनस 24 यानी 0, यानी ये जो मैट्रिक्स मिल गया आपको क्या मिल गया, 0 मैट्रिक्स, जिसको 0 लिखते हैं, इसको आप 0 मैट्रिक्स एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो जो साबित करना था वो साबित हो गया। उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको सीख लिए होंगे। इस टाइप के सवाल पर लगातार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। आप इसको एक बार पुनः बना लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। अगला सवाल आप देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर आपका डेरिवेटिव से है। हम चाह रहे थे कि आज किसी प्रॉब्लम को रिपीट न करें, लेकिन डिफरेंशिएशन से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, लगभग 3 से 4 सवाल। तो हम चाहते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन पर अच्छा खासा एक रिवीजन हो जाए, इसलिए इस बार हम इम्प्लिसिट फंक्शन के एक डेरिवेटिव को लिए हैं। कोशिश हमारी होगी कि आज हम सवाल को रिपीट ना करें, लेकिन जो मैक्सिमम प्रोबेबल क्वेश्चन है, जिसके बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, उस टाइप के सवाल को हम रिपीट करेंगे। तो इस सवाल को देखिए, इस टाइप के सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव है, कैसे आप एग्जाम में लिखेंगे आप ज़रा देख लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स वाई। हड़बड़ाना नहीं है, एग्जाम में ढंग से लिखना है। पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, और तब डिफरेंशिएट करेंगे। x का हो जाएगा 1 और y का होता है dy बाई dx। साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, एंगल जैसे है वैसे रह जाएगा, और फिर x गुना y का डेरिवेटिव होगा, जो आप u गुना v के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, और इस फार्मूला को भी एग्जाम में आपको लिखना होगा। u इंटू वी का डिफरेंशिएशन होगा u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v गुना u का डेरिवेटिव, यानी x गुना dy बाई dx जोड़ y गुना x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब आप dy बाई dx वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक लाइन और एक्सपेंड कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 1 प्लस dy बाई dx बराबर होगा x कॉस एक्स वाई इंटू dy बाई dx प्लस y कॉस x इंटू वाई। अब आप dy बाई dx वाले टर्म को एक साथ ले आइएगा, एग्जाम में एक लाइन बढ़ा दीजिएगा। हम यहाँ पर एक लाइन में शॉर्ट कर लेते हैं। तो जब dy बाई dx को इधर ले आइएगा तो आपको कॉमन भी मिल जाएगा dy बाई dx, और यहाँ आपको मिल जाएगा 1। चूँकि dy बाई dx तो आप कॉमन ही ले लिए हैं, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 1, और इस टर्म को इधर जब लाएंगे तो आपको बच जाएगा x कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू, इधर बचेगा y कॉस एक्स वाई, और यहाँ बचेगा -1। एकदम स्थिर से एग्जाम में बनाना है, एक लाइन भी गलती नहीं करना है।
तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा बाई कॉस एक्स बाई -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स कॉस एक्स बाई, यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि आप अच्छे से इस सवाल को समझ लिए होंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, एग्ज़ाम के बाद आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपका एग्ज़ाम पेपर कैसा रहा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही सवाल पूछे जाएंगे, हम बस ये कह रहे हैं कि इस टाइप के सवाल को आप एक बार देख के जाइए। संभावना है कि इस टाइप के सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको पूरी किताब से तैयारी करनी चाहिए। NCERT वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 क्वेश्चन बैंक जरूर आप देख लीजिए 2-3 दिन के अंदर में। 20, 21, 22 और 23 का क्वेश्चन देख लीजिए, आपको वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस सेम टू सेम मिल जाने की संभावना है, मिल जाएंगे आपको। नहीं तो उस टाइप के सवाल तो ज़रूर रहेंगे, खास करके शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में। इसका एकदम लिमिटेड बात है, उतना ही से पूछा ही जाता है। फिर आपसे ये भी आग्रह होगा कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप अपने मार्क्स को हमारे इस चैनल में उस समय जो वीडियो बनाएंगे उसके नीचे आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगता है। हम लोगों का यही पारिश्रमिक है, प्रतिदिन आपके लिए लगभग 1 घंटे का समय हम देते हैं। वीडियो 20 से 25 मिनट का ही रहता है, लेकिन इसे बनाने में 1 घंटा का से ऊपर का समय लग जाता है। अब आज ही देखिए वीडियो बना रहे थे, 12-13 मिनट का वीडियो बन गया था, तब एक कॉल आ गया, पूरा वीडियो ख़त्म हो गया आधा सवाल में। फिर सोचे 10 मिनट का वीडियो क्या डालें, फिर पुनः दोबारा बनाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में जब सुविधा नहीं हो, जब आपके पास पूंजी ना हो, तो आप चाह करके भी चीज़ों को बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। ऐसा मेरे साथ इधर हो रहा है। तो हमारी कोशिश होगी कि इस चैनल पर हम अच्छे से अच्छे आपको प्रोवाइड करें। जब चैनल ग्रो हो जाएगा तो हम इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाएंगे अच्छे तरीके से। बस आप लोगों का प्यार मिलता रहे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, ये वेक्टर से लिया गया है और इस टाइप के सवाल लगातार पूछे जाते रहे हैं बिहार बोर्ड में और CBSE बोर्ड में। ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ही आसान सवाल है, बस एक बार आपको कंसेप्ट देख लेना है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द वेक्टर्स A एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको इसको बनाने के लिए पर्याप्त जानकारी क्या चाहिए? 2 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ A और B कोई 2 वेक्टर दिया हुआ है, कह रहा है ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। मतलब हम डायरेक्ट लिखेंगे एग्जामिनेशन में, क्या लिखेंगे भाई कि सिंस द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर को ऑर्थोगोनल भी कहा जाता है, तो कभी कभी एग्जाम में ऑर्थोगोनल भी दे सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सिंस द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैंस इट्स डॉट प्रोडक्ट इज 0। इट्स डॉट प्रोडक्ट इज 0, इस तरह का बात आप लिख देंगे तो निश्चित रूप से एग्जामिनर काफ़ी अच्छा मार्क्स देगा। काफ़ी अच्छा क्या देगा, 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर ही देगा, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी आगे के लिए अच्छी बनी रहेगी। वहाँ पर आपका थोड़ा फ़ायदा करेगा इस टाइप का लैंग्वेज, यानी A.B इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा 0 पर वेक्टर नहीं लगाइएगा, नहीं तो सब लिखा हुआ गुड़ गोबर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। चूँकि यह स्केलर प्रोडक्ट है तो रिजल्ट तो स्केलर ही होगा। तो A.B कैसे निकालते हैं? A.B निकालते हैं वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़ निकालते हैं। तो A और B के कंपोनेंट का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो वेक्टर A में I का कंपोनेंट था 2 और वेक्टर B में I का कंपोनेंट था 1, तो 2 × 1 हो जाएगा 2। J का कंपोनेंट था लैम्डा और B में J का कंपोनेंट था -2, तो ये मिल जाएगा आपको -2 लैम्डा। K का कंपोनेंट था 1 और 3, तो 1 × 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, यानी मिलेगा 2 - 2 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी 2 और 3 मिलकर के हो जाएगा 5 - 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5, 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू होगा 5/2। तो इस टाइप का सवाल काफ़ी आसान होता है वेक्टर से, आप ज़रूर एक बार देख के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। इस सवाल को देखिए, ये भी डॉट प्रोडक्ट से उठाया गया है और इसमें हम थोड़ा सा बदलाव किए हैं। ये डायरेक्ट NCERT का सवाल है, कुछ बदलाव किए हैं। क्वेश्चन है इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल्स टू √3, मैग्नीट्यूड ऑफ B इज इक्वल्स टू 2
एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री, फाइंड ए डॉट बी। इसमें हम क्या किए हैं कि एनसीईआरटी में जो सवाल है उसमें क्या कह रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड है √3, बी का मैग्नीट्यूड है 2 और ए डॉट बी दिया हुआ है, तो कहता है कि दोनों के बीच का एंगल निकालिए। हमने यहाँ एंगल को दे दिया है और कह दिया है कि ए डॉट बी निकालिए। डायरेक्ट इस सवाल को बनाने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या भाई, कि ए डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब ए डॉट बी आपको निकालना है डायरेक्ट, तो ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √3, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 और कॉस थीटा का मतलब हो गया 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है भाई, तो sin 30 के बराबर, और sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो 2 और 2 कट गया, आपको मिल गया √3। तो ये इसका सवाल का जवाब हो गया। काफ़ी आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं। 44 नंबर प्रॉब्लम है आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन से। इस टाइप के सवाल बहुत ही आसान है जो लगातार पूछे जाते हैं। ये आपको एनसीईआरटी से ही सवाल है 7.1 का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। इस टाइप का सवाल डेटा बदल कर करके पूछे जाने की संभावना है। आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन के सिंपल रूल को लगाएंगे। सबसे पहले आप इसको सेपरेट कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx। अब आप इसको फर्दर एक्सपेंड कर दीजिए, इंटीग्रेशन कहीं यूज नहीं हो रहा है। ये हो जाएगा आपको 1/cos स्क्वायर x मतलब sec स्क्वायर x, और साइन बटा कॉस को आप कह दीजिए tan x, और एगो कॉस ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा sec x इंटू dx। अब यहाँ पर लगाते हैं आप इंटीग्रेशन का अलजेब्रा। क्या भाई, घटाव का इंटीग्रेशन बराबर होगा इंटीग्रेशन का घटाव, यानी इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx। फिर से मैं बता दूं, डिफरेंस का इंटीग्रेशन बराबर होगा इंटीग्रेशन का डिफरेंस, घटाव का इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन का घटाव। और आप इंटीग्रेशन के बारे में ये भी जानते हैं कि इट इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालना है तो आप यह बताइए कि किसका डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो आप बता देंगे कि tan x का होता है। हम कहेंगे बिल्कुल सही बताया आपने, tan x का इंटीग्रेशन होगा sec स्क्वायर x। फिर हम पूछेंगे कि sec x इंटू tan x किसका डेरिवेटिव होता है, आप कहेंगे sec x का होता है सर, बिल्कुल सही कहेंगे आप, tan x माइनस sec x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। आप जानते हैं कि c क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, आपको लास्ट में लिख देना चाहिए वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ बराबर क्या होगा भाई। तो आप इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू से सवाल लिया गया है एक्सरसाइज 2.1 से, आप इसको देख लेंगे। दो अलग अलग सवाल को हमने मिक्स कर दिया है, एक सवाल ये अलग से है, एक सवाल ये अलग से है। एनसीईआरटी में हमने दोनों को मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर आप tan इनवर्स 1 को रहने दीजिए और यहाँ लगा दीजिए cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। एक बार ध्यान देंगे कि जिसका भी रेंज 0 से पाई होता है उसमें पाई ऐड हो जाता है, और जिनका रेंज -π/2 से π/2 होता है उनका रेंज उनमें सिर्फ माइनस लगाते हैं। जैसे साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा, क्योंकि इनका रेंज है -π/2 से π/2। लेकिन कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, क्यों, क्योंकि इनका रेंज है 0 से पाई। अब थीटा के जगह पर क्या है, यहाँ पर 1/2 है, माइनस नहीं है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा था तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा हो गया। अब tan इनवर्स 1 को आप रिप्लेस कर दीजिए, 1 को आप लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan π/4 का वैल्यू होता है 1, प्लस पाई रहने दीजिए माइनस कॉस इनवर्स, और 1/2 देखिए कॉस में किसका वैल्यू होता है, तो कॉस 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री मतलब π/3 होता है। अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होगा, क्योंकि उसके रेंज में शामिल है। तो ये आपको मिल गया π/4, ये मिल गया आपको पाई, और ये मिल गया आपको π/3। अब देखिए 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 4 तिहाई 12 यानी 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 3 चौका 12 4 पाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 3 15 पाई में से 4 पाई घटा दीजिए तो 11 π/12, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि इस सवाल भी आप अच्छे से सीख गए होंगे।
ज़्यादा वीडियो को हम बड़ा नहीं करना चाहते हैं। एक शॉर्ट लेक्चर पर शॉर्ट क्वेश्चन पर एक वीडियो और जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम आपको प्रॉमिस किए थे, क्वेश्चन नंबर 50 तक हम ले जाएंगे। इसके बाद 2-3 दिन लगातार लॉन्ग क्वेश्चन पर हम चलेंगे। लगातार आपको एग्जाम के डे तक हम आपके साथ बने रहेंगे। आप भी बने रहिए। आधा घंटा 20 मिनट का वीडियो रहता है, एक बार आप देख लेंगे पूरा कंसेप्ट रिफ्रेश हो जाएगा पूरा बढ़िया से। उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिए।